नमस्कार, मैं ज्योति कुमारी राजकीय महाविद्यालय बहरोड से आपका पुनः स्वागत करती हूँ। और हम पिछले ई व्याख्यान में हमने शब्द शक्तियों पर बातचीत की थी। शब्द शक्तियों पर बातचीत करते हुए हमने देखा था कि उनकी परिभाषा क्या है, उनके भेद क्या है और उनका महत्व क्या है, शब्द शक्तियों का महत्व क्या है। शब्द शक्तियों के महत्व के साथ साथ हम आज हमारे इस ई व्याख्यान में शब्द शक्तियों के प्रकार पर भी चर्चा करेंगे। यानी कि आप जानते ही हैं कि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना इन 3 शब्द शक्तियों के भी मुख्य प्रकार हैं और उन प्रकारों के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए ताकि आपकी एक अच्छी समझ उस विषय में बन सके। तो यदि सबसे पहले हम लक्षणा शब्द शक्ति को उठा लें, क्योंकि अभिधा जो शब्द शक्ति है वो आपको आसानी से समझ में आती है, और लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में बात करें तो उसके भी भेद हैं। उसके मुख्य रूप से 4 प्रकार के भेद हैं। तो हम पहले क्रम पर सबसे पहले देखते हैं कि लक्षणा शब्द शक्ति के भेद में लक्ष्यार्थ के आधार पर, यानी कि सबसे पहला जो मुख्य भेद है कि लक्ष्यार्थ के आधार पर कितने प्रकार के भेद हैं। तो इस आधार को लेकर लक्षणा शक्ति में, यानी लक्षणा शब्द शक्ति के भी पहला भेद है लक्ष्यार्थ के आधार पर, और उसके भी 2 भेद हैं, रूढ़ लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा क्या है? इस मुख्यार्थ, जहाँ मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ि के आधार पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है। जैसे पंजाब वीर है, यहाँ वाक्य में पंजाब का लक्ष्यार्थ यानी पंजाब के निवासी, यह अर्थ रूढ़ि के आधार पर ग्रहण किया गया है, अतः यहाँ रूढ़ा लक्षणा है। दूसरा है, यानी लक्ष्यार्थ के आधार पर पहला हम पढ़ चुके हैं रूढ़ा लक्षणा, दूसरा है प्रयोजनवती लक्षणा। मुख्यार्थ में बाधा होने पर किसी विशेष प्रयोजन के लिए जब लक्ष्यार्थ का बोध किया जाता है वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे हम पुनः पढ़ रहे हैं, मोहन गधा है। इसमें आप देखें, इस उदाहरण में गधा का लक्ष्यार्थ मूर्ख है और यह मोहन की मूर्खता को व्यक्त करने के प्रयोजन से किया गया है, इसलिए यह प्रयोजनवती लक्षणा है। अब हम पहला पढ़ चुके हैं लक्ष्यार्थ के आधार पर। अब हम हमारा जो दूसरा प्रकार है वो है मुख्यार्थ या लक्ष्यार्थ के संबंध के आधार पर, यानी उनके संबंध किस प्रकार के हैं, इस पर भी एक भेद बनता है, और वो भी 2 प्रकार का है। यानी पहले के भी 2 प्रकार थे और दूसरे प्रकार के भी 2 प्रकार हैं। तो पहला हुआ गौणी लक्षणा, दूसरा हुआ शुद्धा लक्षणा। नाम से ही स्पष्ट है, गौणी लक्षणा जहाँ गुण सादृश्य के आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध होता है वहाँ गौणी लक्षणा होती है। जैसे मोहन शेर है, इस वाक्य में मोहन को वीर दिखाने के लिए आपको शेर कहा गया है, अर्थात मोहन में और शेर में सादृश्य है, अतः यहाँ गौणी लक्षणा है। यानी कि आप देख रहे हैं कि शेर शब्द आते ही आपको समझ में आता है कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। शुद्धा लक्षणा, दूसरे का भी दूसरा जो उप प्रकार है शुद्धा लक्षणा, जहाँ गुण सादृश्य को छोड़कर अन्य किसी आधार यथा समीपता, साहचर्य, आधार आधेय संबंध के आधार पर लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाता है वहाँ शुद्धा लक्षणा होती है। यथा लाल पगड़ी आ रही है। अब यह लाल पगड़ी का अर्थ है सिपाही। हालांकि आज तो कोई लाल पगड़ी नहीं लगाता, लेकिन पिछले कुछ ज़मानों में लाल पगड़ी लगाई जाती थी। तो जैसे ही लाल पगड़ी कहा जाता था वैसे ही मतलब था कि सिपाही आ रहा है। इन दोनों में साहचर्य संबंध है, अतः शुद्धा लक्षणा है। अब हम तीसरे प्रकार के बारे में बात करेंगे। वो प्रकार बनता है कि मुख्यार्थ है या नहीं, इसके आधार पर लक्षणा के भेद होते थे। लक्ष्यार्थ के कारण मुख्यार्थ पूरी तरह समाप्त हो गया है या बना हुआ है, इस आधार पर लक्षणा के 2 भेद किए जाते हैं। वो है तीसरे का पहला उपादान लक्षणा और दूसरा लक्षण लक्षणा।
पहला है, यदि हम बात करें तो वो है उपादान लक्षणा। जहाँ मुख्यार्थ बना रहता है तथा लक्ष्यार्थ का बोध मुख्यार्थ के साथ ही होता है, वहाँ उपादान लक्षणा होती है। जैसे लाल पगड़ी आ रही है, इसमें लाल पगड़ी भी आ रही है और सिपाही भी आ रहा है। यहाँ मुख्यार्थ के साथ साथ लक्ष्यार्थ का भी बोध हो, दोनों का हो रहा है एक साथ, अतः उपादान लक्षणा है। लक्षण लक्षणा, इसमें मुख्यार्थ पूरी तरह समाप्त हो जाता है, तभी लक्ष्यार्थ का बोध होता है। जैसे मोहन गधा है, लक्षण लक्षणा का उदाहरण है। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर केवल एक ही चीज आ रही है, यहाँ गधा साक्षात रूप में उपस्थित नहीं है, उसका लक्षण है, अतः यहाँ लक्षण लक्षणा हो जाती है। अब चौथा जो प्रकार है वो बनता है सारोपा या साध्यवसना लक्षणा। सारोपा लक्षणा, इसका पहला तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको, सारोपा लक्षणा, जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद आरोप करते हुए लक्ष्यार्थ की प्रतीति हो, वहाँ सारोपा लक्षणा होती है। इसमें उपमेय भी होता है और उपमान भी होता है। जैसे उदाहरण के लिए, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। यहाँ उदयगिरी रूपी मंच पर राम रूपी प्रभातकालीन सूर्य का उदय दिखाकर उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया गया है, अतः सारोपा लक्षणा है, यानी कि उसी को रूप दे दिया गया है। तो ये रूप दे दिया गया है, इसीलिए सारोपा लक्षणा आ जाती है। और दूसरा प्रकार है साध्यवसना लक्षणा। इसमें केवल उपमान का कथन होता है, लक्ष्यार्थ की प्रतीति हेतु उपमेय पूरी तरह छिप गया है। जैसे जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए। यहाँ शेर का तात्पर्य वीर पुरुष से और गीदड़ का तात्पर्य कायरों से है। उपमेय को पूरी तरह छिपा देने के कारण यहाँ साध्यवसना वसाना लक्षणा है। तो आप ये समझ रहे होंगे कि आज लक्षणा के भेद किस प्रकार के रहे, कितने रहे, और मुख्य रूप से 4 भेद रहे, चारों के भी नाम रहे और चारों के भी दो दो भेद रहे। तो ये आज आपने यहाँ पर अध्ययन किया। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और अभी व्यंजना शब्द शक्तियों की भी बात करते हैं। तो व्यंजना शब्द शक्ति, पहली शब्द शक्ति है शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति, माफ कीजिएगा। यहाँ शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ का बोध होता है और वहाँ शब्द हटाने पर व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है, यानी शब्द मुख्य है। शब्द रहेगा तो व्यंग्यार्थ होगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, इसीलिए इसे शाब्दी व्यंजना कहा जाता है। तो इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं, चिरजीवो जौरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ वृषभानुजा और हलधर वीर शब्दों के कारण व्यंजना सौंदर्य है और इसलिए यहाँ शब्द इतना प्रभावशाली है, इसीलिए यहाँ पर शाब्दी व्यंजना आती है। दूसरा अभिधा मूलक शाब्दी व्यंजना, और उसका भी एक दूसरा प्रकार है लक्षणा मूलक शाब्दी व्यंजना। तो जहाँ पर एक ही शब्द के नाना अर्थ होते हैं, वहाँ किस अर्थ विशेष को ग्रहण किया जाए, इसका निर्णय अभिधा मूलक शाब्दी व्यंजना करती है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि अभिधा मूलक शाब्दी व्यंजना में शब्द का पर्याय रख देने से व्यंजना का लोप हो जाता है तथा व्यंग्यार्थ का बोध मुख्यार्थ के माध्यम से होता है। जैसे सोहत नाग न मद बिना तान बिना नहीं राग। यहाँ नाग और राग दोनों शब्द अनेकार्थी हैं, परंतु वियोग कारण से इनका अर्थ नियंत्रित कर दिया गया है। अब यदि यहाँ नाग का पर्यायवाची भुजंग रख दिया जाए तो व्यंग्यार्थ समाप्त ही हो जाता है। दूसरा प्रकार है लक्षणा मूलक शाब्दी व्यंजना, जहाँ किसी शब्द के लाक्षणिक अर्थ से उसके व्यंग्यार्थ पर पहुंचा जाए और शब्द का पर्याय रख देने से व्यंजना का ही लोप हो जाए, वहाँ लक्षणा मूलक शाब्दी व्यंजना होती है। जैसे उदाहरण, आप तो निरे वैशाख नंदन है। यहाँ वैशाख नंदन व्यंग्यार्थ पर लक्ष्यार्थ के द्वारा पहुंचना होता है। लक्ष्यार्थ है
मूर्खता। दूसरा प्रकार है व्यंजना शब्द शक्तियों का मुख्य दूसरा प्रकार है आर्थी व्यंजना, यानी पहला शब्दी व्यंजना आपने अध्ययन किया, अब आर्थी व्यंजना। जब व्यंजना किसी शब्द विशेष पर आधारित न होकर अर्थ पर आधारित हो जाए तो वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। जैसे अबला जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। यह नीचे वाली पंक्ति से नारी के दो गुणों की व्यंजना होती है, उसका ममत्व भाव और कष्ट सहने की प्रवृत्ति। व्यंग्यार्थ किसी शब्द में न होकर अर्थ में है, अतः यहाँ आर्थी व्यंजना है। यह व्यंजना 3 प्रकार की हो सकती है, अभिधामूल, लक्षणामूल और व्यंजनामूल। तो आपको ये समझ में आई। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक अन्य आधार पर भी व्यंजना के भेद किए जा सकते हैं, और वो है वस्तु व्यंजना, अलंकार व्यंजना और रस व्यंजना। यानी वस्तु व्यंजना जहाँ व्यंग्यार्थ द्वारा किसी तथ्य की व्यंजना हो, वहाँ वस्तु व्यंजना होती है। दूसरा अलंकार व्यंजना, जहाँ व्यंग्यार्थ किसी अलंकार का बोध कराए, वहाँ अलंकार व्यंजना होती है। तो तीसरा जो है रस व्यंजना, जहाँ व्यंग्यार्थ से रस व्यंजित हो, वहाँ रस व्यंजना हो जाती है। जैसे जब जब पनघट जाऊं सखीरी वा जमुना के तीर, भरी भरी जमुना उमड़ी चलित है इन नैनन के तीर। यहाँ स्मरण संचारी रस भाव की व्यंजना होने से वियोग रस व्यंजित है, अतः रस व्यंजना है। तो आज आपने अध्ययन किया कि शब्द शक्तियों के भी भेद होते हैं, उनके उपभेद क्या हैं, और उनका पूर्ण अध्ययन आपने किया। धन्यवाद।